आज बिहार की बात में हम लोग बात करने वाले हैं। दो राजनीतिक दल ऐसे हैं जिनकी दांव ही साख पे नहीं लगी बल्कि उनकी अस्मिता के लिए खतरा हो गई। वो है बिहार में एक वीआईपी जिसके डिप्टी सीएम मुकेश सहनी है, मतलब बनने की बात हुई थी, है नहीं, हो नहीं पाई। और दूसरे हैं प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर तो खैर नई नई पार्टी बनी है बिहार में, लेकिन पिछले 3 वर्षों से जो मेहनत प्रशांत किशोर ने किया था बिहार की धरती पर, और जिस प्रकार से अपने पसीने बहाए थे या जो जो वादे किए थे या जो नैरेटिव सेट करने की बात उन्होंने सोची थी, उसके बावजूद भी वो धरातल पर कहीं उनका जो है वो काम नहीं कर पाया। आखिर ऐसा क्यों? ये तो कह लीजिए कि बिहार की राजनीति में जो ये चुनाव था ये बड़ा ही इस बार अहम रहा, क्योंकि इसमें 18 तारीख को तेजस्वी यादव ने घोषणा की थी कि 18 नवंबर को मैं मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लूंगा, नहीं ले पाए। उसके बाद मुकेश सहनी डिप्टी सीएम बनने की बात कर रहे थे, वो भी नहीं बन पाए, तो बड़ी समस्या वाली बात हो गई। ऊपर से प्रशांत किशोर ने कहा था कि या तो मैं अर्श पे या फर्श पे, तो क्या उनकी बात ठीक, वो अर्श पे नहीं रहे, ना अर्श पर ही रहे, ना फर्श पर ही रहे, वो धरातल में चले गए। मतलब जो जो लोगों ने बोला वो सब हो नहीं पाया, और जो जिसने सोचा नहीं था वो हो गया। चाहे वो भाजपा के लिए हो, भाजपा ने भी कभी ये नहीं सोचा था कि एनडीए 202 चला जाएगा। आपको एक छोटी सी कहानी याद दिलाता हूँ, आपको याद होगा मैंने कार्यक्रम में बताया था। एनडीए ने 225 का अपना लक्ष्य रखा था जब चुनाव के 6 महीने की बात पहले थी, तो अमित शाह आए और 225 का उन्होंने लक्ष्य निर्धारण किया कि हमको बिहार में 225 सीटें जीतनी है। हो गई बात, उसी के हिसाब से तैयारी चल रही थी कि, लेकिन जब चुनाव का 1 महीना बचा तो अमित शाह दिल्ली से आए थे और काफी मंथन करने के बाद उन्होंने एनडीए का लक्ष्य 160 का रखा। तो आप सोच सकते हैं कि एनडीए का लक्ष्य 160 क्यों रखा गया? ये सरप्लस जो 42 सीटें हुई वो कहां से आई, तो इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन आप समझ लीजिए कि मैंने जो कहा कि इसने जो सोचा नहीं था उसको वो भी मिल गया। तो उधर महागठबंधन इस बार सत्ता में आते आते रह गई वाली बात पिछले बार 2020 वाली जैसी नहीं रही। इस बार कहीं 50 के आंकड़ा तक नहीं पहुंच पाई, तो खैर सत्ता में आने की तो बात ही अलग है। खैर, उधर प्रशांत किशोर का जो हाल हुआ वो सबने देखा, किस प्रकार प्रशांत किशोर बेहाल हुआ, आजकल नजर भी नहीं आते हैं। राजनीतिक गुरु कहाँ गायब हो गए हैं, उनकी सारी गुरुपंक्ति निकल गई। तो अब देखना ये होगा कि बिहार की राजनीति में ऐसा हुआ क्यों। दोनों वीआईपी, खैर आज मैं बात करने आया था वीआईपी को लेकर के, खास करके महागठबंधन में आरजेडी और कांग्रेस का जो हो रहा है उस पर सभी लोग मंथन कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों पर कोई अभी बात करने को राजी नहीं है। अब देखिए वीआईपी का ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखिए वीआईपी पार्टी जो बनाई गई थी मल्लाहों को लेकर के या निषाद को लेकर के, पूरे निषाद समाज को लेकर के या उनके जितने भी उपजातियां हैं उन पर जो बात हो रही थी, उसमें यह कहा गया था कि हम उनके विकास की बात करेंगे। आज अमूमन मल्लाह वोटर जो है वो भाजपा के वोटर है, वो एनडीए के वोटर है, और एनडीए में खास करके बीजेपी के। तो अब आप सोच लीजिए कि मुकेश सहनी को सफलता कैसे मिलती। ऊपर से आप मिथिलांचल के इलाके में चले जाइए, सीमांचल के इलाके में चाहे जाओ, मछली का मुद्दा हो, मखाना का मुद्दा हो, जो उनके व्यवसाय से जुड़ा हुआ, उनके जातिगत व्यवसाय से जुड़ा हुआ जितने भी मामले हैं वो सबको मोदी जी ने लपक लिया था। तो जब प्रधानमंत्री ने उसको लपक लिया तो उसके बाद उनके लिए कोई रास्ते बचते ही नहीं। ऊपर से जो महागठबंधन में जाने के बाद मुकेश सहनी का जो जातीय इक्वेशन बना या टिकट बंटवारे को लेकर के हुआ, या जो अपने उन्होंने भाई की कुर्बानी देकर के आरजेडी के लिए जो बड़ा दिल दिखाया, ये तमाम समस्याएं जो थी, या तमाम का ये कि मुकेश सहनी के द्वारा किए गए उपाय पर्सनल फायदे को लेकर के, जिसमें वो सिर्फ डिप्टी सीएम बनने का सपना देख रहे थे, ये उनको खा गए। और इसका ऐसा हासिल हुआ कि मुकेश सहनी कहीं के नहीं रहे। पिछली बार तो 4 था भी, इस बार तो जय हिंद। खैर, लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात है कि अब यह प्रशांत किशोर की बात कर लेते हैं। प्रशांत किशोर को जिस प्रकार से उन्होंने मुद्दा उठाया था बिहार में पलायन का, बेरोजगारी का, शिक्षा का, उसके बाद उद्योग धंधे को लेकर की तमाम चीजों की बात सब लोग कर रहे थे कि भाई मुद्दा बड़ा सॉलिड है। लेकिन प्रशांत किशोर आखिर बहक कहां गए? टीका पोछ करके टोपी पहनने लगे, कभी टोपी हटा के टीका लगाने लगे। उनको समझ में ही नहीं आया कि यहाँ का मूड क्या है। ये बिहार है, और बिहार ही नहीं, ये इंडिया है, और उसमें भी जहां राष्ट्रवादी बात से लेकर के
और 80-20 की बात होने लगे, उसमें प्रशांत किशोर इस प्रकार की अगर पॉलिसी अपनाएंगे तो वो नहीं चलेंगे। नीतीश कुमार को जब भाजपाई ढंग में ढलना पड़ा और उसके बाद ये सफलता चखने को मिली, तो आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है। 10,000 योजना, पेंशन योजना, बिजली फ्री, पानी फ्री, ये फ्री वो फ्री, उसको छोड़ दीजिए। ये सब चीजें ठीक है, ये सब चीजें त्वरित काम किया, जो होता है ना आग में घी के काम करने वाला चीज, तो ये हुआ जिसके कारण वो 202 पर गए। लेकिन एनडीए की जीत पक्की थी, किसी सर्वे ने, या चुनाव से पहले हो या चुनाव के बाद में हो, मतलब चुनाव के बाद या चुनाव से पहले हो या चुनाव के करीब हो, किसी ने ये नहीं कहा कि एनडीए हार रही है। लेकिन हाँ, चुनाव से 6 महीना पहले तक, 4 महीना पहले तक, 3 महीना पहले तक आरजेडी या महागठबंधन जो भी कह ले, वो मुकाबले में खड़ी थी। 10-5 सीट से आगे पीछे होने की बात थी। कोई इधर चला जाएगा, कोई उधर चला जाएगा, ये स्थिति बन गई थी। लेकिन एकाएक महागठबंधन ने मौका गंवा दिया। खैर, तो प्रशांत किशोर की दशा तो आप देख ही ली है। महागठबंधन में मुकेश सहनी की क्या दशा और महादशा उनकी चल रही, वो तो देख ही ली। तो अब इन लोगों को अपनी दशा, महादशा, अंतरदशा, सूक्ष्म दशा सब सुधारने के लिए बिहार के धरती पर जो काम करना होगा, उसमें ये समझ के काम करना होगा कि ये बिहार का आखिर मिजाज है क्या, और दूसरी बात कि बिहार के लोग चाहते क्या हैं, और तीसरी बात कि बिहार का उसमें भला क्या है, और चौथी बात की राजनीतिक गठबंधन जो किए जाते हैं वो ये देख करके किया जाता है कि कौन सा पक्ष ज्यादा ताकतवर है। ये नहीं देखा जाता है अपना इमोशन और सिर्फ अपने फायदे देख करके आप कभी जीत नहीं पा सकते। एनडीए को आप देख लीजिए, तमाम मुद्दे पहले छोड़ दिया, चुनाव के बाद सारे धीरे धीरे निपटाए जा रहे हैं। उस समय सीट की समस्या हुई तो जैसे भी हुआ वो बैठ करके सुलझा लिए, लेकिन महागठबंधन से न सीट सुलझ पाई, फ्रेंडली फाइट कर लिए, और न कोई बड़ा काम हो पाया। तो अब आप समझिए कि इन दो दलों की जो अस्मिता खतरे में है, ये इनको फिर से धरती पर काम करना पड़ेगा और इन्हें फिर से विमर्श की आवश्यकता है। आगे बाकी इस विमर्श पर चर्चा होती रहेगी, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।